हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। अभी जो हमारा क्लासेस चल रहा है उसमें हम लोग झारखंड लेडी सुपरवाइजर का सोशोलॉजी का सिलेबस को कवर कर रहे हैं। इवनिंग की क्लास में थ्योरी होती है और मॉर्निंग में एमसीक्यू करवाए जाते हैं। तो एमसीक्यू में मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आप सोशोलॉजी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो या झारखंड लेडी सुपरवाइजर हो, यूपी पीजीटी का एग्जाम हो, यूजीसी नेट हो या बिहार का 10+2 का जो एग्जाम है, उसमें ये सारे टॉपिक आपको हेल्पफुल होने वाले हैं। इसलिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक को कलेक्ट करके आपके पास लेकर आ रही हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनुसूचित जाति जनजाति एवं जो पिछड़ी महिलाएं हैं उनकी क्या समस्याएं हैं सोसाइटी के अंतर्गत, उसको हम लोग देखेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसको आप लोग लास्ट तक देखिए। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट झारखंड लेडी सुपरवाइजर का पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। और जो स्टूडेंट पेड ग्रुप से नहीं ऐड हो पा रहे हैं, सिर्फ वो टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, तो उसका भी प्रोसेस दिया गया है। टेस्ट आपका इवनिंग के 6 PM में टेलीग्राम पर कंडक्ट हो रहा है। तो ज़रूर इस जो मौके का फ़ायदा आप लोग उठाइए और अपना प्रिपरेशन को और बेटर से बेटर बनाइए। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या है अनुसूचित जाति एवं उनकी समस्याएं। तो अनुसूचित जाति, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसको क्या बोला जाता है, शेड्यूल कास्ट। तो इस शब्द का जो प्रयोग है ये किनके द्वारा किया गया है। अनुसूचित जाति एवं उन जो जनजाति की महिलाओं की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है अनुसूचित जाति। तो ये साइमन कमीशन जी के द्वारा सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया गया था। अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट यानी एससी, ये शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1927 में साइमन कमीशन ने किया था। भारत सरकार अधिनियम ने 1935 में इस शब्द को फिर सूचीबद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था। तो देखिए, सबसे पहले तो साइमन कमीशन ने 1927 में किया था, लेकिन अगर इसको जो सूचीबद्ध बनने की बात की जाए या इसको यूज़ में लाने की बात की जाए तो वो कब हो जाएगा, 1935 में हुआ था। लेकिन सबसे पहले 1927 में इसको यूज टू किया गया था, इस शब्द का प्रयोग किया गया था। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप तक ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आ सकूं जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति पारिभाषिक शब्द प्रस्तावित किया गया था। कब प्रस्तावित किया गया था। ये जो अनुसूचित शब्द है, अनुसूचित जाति, ये जो शब्द है कब प्रस्तावित किया गया था, 1932 में जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। उसमें अंबेडकर जी ने पृथक निर्वाचन वर्ग की मांग रखी और 1932 के सांप्रदायिक अधिनियम के अंतर्गत जो पृथक निर्वाचन वर्ग की बात हुई थी उस समय, और अंबेडकर यानी BR अंबेडकर जी ने इसे अधिनिर्णय का समर्थन किया, किंतु गांधी जी ने इसका विरोध किया था। गांधी जी का मानना था कि इस अधिनिर्णय से हिंदू समाज का विघटन हो सकता है। अंततः सितंबर 1932 में अंबेडकर एवं गांधी जी के बीच पूरा समझौता हुआ, जिसमें सामान्य हिंदू वर्ग के भीतर आरक्षण देने की बात पर सहमति हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई सूची में कितनी दलित जातियों का नाम सम्मिलित किया गया था। जो साइमन कमीशन जी के द्वारा दलित जातियों का एक सूचीबद्ध किया गया था, तो उसमें कितनी जातियों को सम्मिलित किया गया था, तो 429 जातियों को सूची तैयार की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की उन्हें बात की गई थी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसने बहिष्कृत जाति पद का प्रयोग अपनी पुस्तक में अनुसूचित जातियों हेतु ब्रिटिश कालीन भारत में किया था। जब ब्रिटिश लोग शासन कर रहे थे भारत के ऊपर, तो अनुसूचित जाति के लिए बहिष्कृत जाति शब्द का प्रयोग किनके द्वारा किया गया था, तो JH हटन जी के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश काल में अस्पृश्य यानी जो अछूतों की पहुंच बहुत समय तक उन्हें दलित वर्ग कहा जाता था, और इसी नाम से भारत में एक दलित वर्ग संघ का भी निर्माण हुआ था। तो इसी नाम पर बहुत से व्यक्तियों द्वारा आपत्ति किए जाने के कारण 1931 में असम की जनगणना आयोग ने उन्हें बहिष्कृत जाति के नाम से संशोधित किया।
हटन जी ने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया में अस्पृश्य जाति को बहिष्कृत जाति के नाम से संबोधित किया। और फिर अंबेडकर जी ने गोलमेज सम्मेलन में इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था और सुझाव रखा कि जो अस्पृश्य को हिंदू समाज से बाहर मारकर उन्हें पृथक रूप से मतदान देने का अधिकार दिया जाए। यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोग को बोलना चाहती हूँ कि देखिए, यहाँ पे हम लोग का टॉपिक में दिया हुआ है कि हम लोग को जाति, वर्ग, इन सभी के बारे में पढ़ना होगा। तो कोई भी जाति विशेष के लोग प्लीज़ कमेंट ना करें कि आपने ऐसा बोला। मैं ये क्वेश्चन नहीं बनाई हूँ, ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया। हर एक क्वेश्चन के नीचे आपका ईयर दिया हुआ है। जैसे इस क्वेश्चन के नीचे दिया हुआ है कि पीजीटी के 2009 में एग्जाम में पूछा गया है। तो प्लीज़ आप लोग अपनी मर्यादा को बनाए रखें और जो क्वेश्चन, जो टॉपिक हम लोग को दिया गया है उसके ऊपर ध्यान दें, अन्यथा मत कीजिए। क्योंकि हम लोग यहाँ पे एडुकेशन ग्रहण करने के लिए आए हैं, तो एडुकेशन पर्पज से ही रहिए, उससे बाहर कोई भी काम मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि सन 1931 की जनगणना में हटन जी ने अस्पृश्य जाति को किस नाम से संबोधित किया था? तो हटन जी ने इसको क्या बोला था? बाहरी जाति बोला था। क्या बोला था? बाहरी जाति बोला था। तो ये आपको इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अस्पृश्य जातियों को बाहरी जाति किन के द्वारा बोला गया था? तो हटन महोदय जी के द्वारा बोला गया था। हटन के द्वारा जो अनुसूचित जाति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो हटन महोदय ने जो अनुसूचित जाति के लिए बाहरी जो जाति थी उनका प्रयोग किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है हर एक एग्जाम में। देखिए, पीजीटी 2005 में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछी गई है, तो इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति के अंतर्गत शामिल है, कौन से वर्ग शामिल होते हैं अनुसूचित जाति के अंतर्गत? बताइए। समाज में प्रचलित वर्ग, राष्ट्रपति के आदेश के तहत भारतीय संविधान में शामिल जातियां, जन्म से अस्पृश्य हिंदू जातियां, या तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया अनुच्छेद 341 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार रहता है कि वो राज्य विशेष के प्रमुख से परामर्श करके एक आदेश जारी करे कि किन समूहों को राज्य के विशेष संदर्भ में अनुसूचित जाति माना जाए। अतः वैधानिक दृष्टि से अनुसूचित जातियां वे समूह हैं जिनका नाम एक समय विशेष के लिए अनुसूचित जाति आदेश में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोडा जनजाति का अध्ययन किनके द्वारा किया गया था? तो टोडा जनजाति का अध्ययन सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था? रिवर्स महोदय जी के द्वारा किया गया था। जब वो 1904 में भारत में आए थे तो उन्होंने नीलगिरी क्षेत्र के टोडा जनजाति का वे अध्ययन किए थे और 1906 में टोडा जनजाति पर एक उन्होंने मोनोग्राफ प्रकाशित किया था। ब्रिटिश मानव शास्त्री सेलिगमैन ने श्रीलंका के वेदा जनजाति का क्षेत्रीय कार्य किया था, वहाँ पे जाकर उनका फील्ड वर्क किया था उन्होंने। जब वे वेदा जनजाति का वे अध्ययन किए थे, कौन किए थे? तो ब्रिटिश मानव शास्त्री सेलिगन, उन्होंने 1911 में इस संदर्भ में अपनी पुस्तक को लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोडा की श्रेणी है, टोडा किस प्रकार की श्रेणी के अंतर्गत आती है? अनौपचारिक समाज, आदिम समाज, पारंपरिक समाज या स्वतंत्र समाज? तो वो कौन से समाज के अंतर्गत आएगी? आदिम समाज के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं है? ऐसा जनजाति समूह जिसमें बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? गोंड जनजाति। जिन जनजातियों में बहुपति विवाह का प्रचलन है हम लोग को उसको जान लेना होगा। उत्तरी पूर्वी भारत में आपका टोडा, कोटा, खस, केडल की टियान, कोट, नीलगिरी पहाड़ की टोडा जनजाति, दक्षिण भारत के नायर, मालाबार की कम्बल जनजाति, ये सब में बहुपति विवाह प्रचलन है। लेकिन जो आपका प्रचलन नहीं है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के जोनसाड़ वावड़ की खस जनजाति में किस प्रकार का विवाह प्रचलित है? तो भारत का जो जोनसाड़ वावड़ का खस जनजाति है उसमें बहुपति विवाह प्रचलित है। कैसा विवाह प्रचलित है? बहुपति विवाह प्रचलित है। इसके अतिरिक्त आपका केरल का नायर, तियान, कोटा और नीलगिरी पर्वत का टोडा जनजाति में भी बहुपति, मतलब एक महिला का एक से अधिक पुरुष के साथ जब विवाह होता है तो उसको बहुपति विवाह बोला जाता है। इस प्रकार का विवाह वहाँ पे प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नायर क्या है? एक जाति है कि एक जनजाति है? मुस्लिम समुदाय है तो क्या हो जाएगा? एक जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन जनजाति में भातृक बहुपति विवाह का चलन है? तो भातृक बहुपति विवाह का जो चलन है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? तो टोडा जनजाति में देखने को मिलता है।
प्रोफेसर रिवर्स के अध्ययन के आधार पर भातृक बहुपति विवाह यानी फेटरल जो पॉलिएंड्री की प्रथा है, यहाँ तक कि यदि किसी पुरुष के विवाह के बाद उसका कोई भाई का जन्म हो तब इतने छोटे भाई को भी उस स्त्री का पति मान लिया जाता है। इस जनजाति में पितृत्व का निर्धारण सांस्कृतिक रूप से होता है। पत्नी के गर्भवती होने पर कोई एक भाई पूर्ण सुत पीमी संस्कार पूरा करता है। इस संस्कार के अंतर्गत पत्नी का कोई एक पति पत्नी को धनुष और वाण देकर बच्चे को सामाजिक पिता होने की घोषणा करता है। खस जनजाति में भातृक बहुपति विवाह प्रचलित है। तो देखिए, ये जो बहुपति विवाह से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पत्नी को गर्भवती होने पर पुरुषोत्त में संस्कार पूरा करना, तो ये मेनली आपको कौन सा होता है, जनजाति में पाई जाती है। तो इस बार का जो आपका झारखंड का जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें आपका फर्स्ट पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया था, आपको क्वेश्चन दिया गया था और उसमें बोला गया था कि कौन सा संस्कार जो होता है वो जो जनजातीय समूह है उसमें होता है। तो ये धनुष बाण वाला जो था टॉपिक ये दिया गया था। इसलिए देखिए, कहीं से भी कहीं कोई क्वेश्चन को पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा जनजाति में पाया जाता है, खस जनजाति में भी भातृक बहुपति विवाह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवा विवाह यानी मैरिज बाय सर्वे का प्रचलन निम्न में से किस जनजाति होता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जनजाति के बारे में बात की जा रही है। तो इसमें जो युवक रहता है बिरहोर, ये मेनली आपको बिरहोर में देखने को मिलेगा, वो अपने ससुराल में जाकर अपना सेवा प्रदान करता है, मतलब वो कोई काम उम करता है जिससे उसके जो सास ससुर है अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करवा देते हैं। तो सेवा विवाह उन जनजातियों में प्रचलित है जहाँ पे विवाह के लिए युवक को कन्या के माता पिता के यहाँ कन्या मूल्य चुकाना पड़ता है, और इसके लिए जो युवक है वो कन्या मूल्य चुकाने के लिए उसको अपने जो उसके भावी ससुर है उनको सेवा कार्य करना पड़ता है, उनके खेतों में काम करना पड़ता है, या फिर उनके घर का जो भी काम है उसको उस प्रकार का काम करना पड़ता है। तो ये मेनली आपको गोंड, बिरहोर, बेगा और खस जनजाति में देखने को मिलेगी। इसके फलस्वरूप इसके मतलब विनिमय में उसको अपनी पुत्री के साथ उसका विवाह करना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप में वधू मूल्य प्रथा ज़्यादा प्रचलित है। तो दक्षिण अफ्रीका की धोंगा और बांटू जनजातियों में वधू मूल्य देने की प्रथा है, जिसे लाबोला बोला जाता है। विवाह के समय यह प्रथा अनेक लोगों एक दूसरे से संयुक्त करती है, और इस रूप में लाबोला को एकत्रित करने में केवल एक व्यक्ति के अपने ही परिवार के सदस्य नहीं बल्कि उसके जो निकट रिश्तेदार भी होते हैं उसको सहायता करते हैं। लाबोला वधू के भाई के विवाह के लिए या अन्य किसी निकट नातेदार रिश्ते में सहायता स्वरूप दिया जाता है, और इस प्रकार विवाह संस्था के द्वारा दो परिवार के सदस्य जो होते हैं परस्पर संबंधित ही नहीं हो जाते बल्कि उनमें एक आर्थिक सहयोग की भी भावना हो जाती है। मतलब जब शादी हो रहा है तो उनको गिफ्ट स्वरूप दिया जाता है। गोल गधेड़ो नामक जो लोक नृत्य है ये मेनली आपका किस जनजाति में पाया जाता है। तो गोल गधेड़ो ये मेनली आपका भील जनजाति में पाया जाता है। इसमें शारीरिक शक्ति का महत्व का प्रदर्शन किया जाता है, और विवाह के लिए जो इच्छुक नवयुवक होते हैं अपने शक्ति और साहस का वो परीक्षण करते हैं, वो उसका प्रदर्शन करते हैं, और सबसे स्पष्ट रूप से ये गुजराती भील में पाया जाता है। इस जनजाति में जो युवक है वो शक्ति की परीक्षा होली के अवसर पर एक उत्सव के रूप में मनाई जाती है, जिसे को गोल गधेड़ो बोला जाता है। इस उत्सव में क्या होता है कि एक खंबा के ऊपरी सिरे पर थोड़ा सा गुड़ और एक नारियल बांध दिया जाता है। उस गांव की बहुत सी अविवाहित लड़की खंबा के चारों घेरा बनाकर नृत्य करती हैं, और लड़कियों को घेरे के बाहर अविवाहित युवक नृत्य करते हैं। इसके बाद कुछ या एक युवक लड़कियों को घेरे को तोड़कर उस खंबे पर चढ़कर गुड़ और नारियल को उतार कर लाने का प्रयत्न करते हैं, जबकि लड़कियाँ होती हैं वो संपूर्ण शक्ति के साथ उन्हें रोकने का प्रयास करती है। यदि युवक सफल हो जाता है तो उस घेरे की किसी भी लड़की के साथ विवाह करने का उसका अधिकार हो जाता है। थारू जनजाति में अनादर विवाह देखने को मिलता है, और नागा जनजाति में हड़न विवाह। असम का जो कुकी जनजाति है उसमें परिवीक्षा विवाह देखने को मिलता है। अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ देखें तो जो मुड़िया और गोंड जनजाति में प्रत्येक गांव की सीमा पर एक युवा गृह होता है जिसको गोटुल बोला जाता है। यहाँ गांव के जो अविवाहित लड़के और लड़कियां रात में निवास करते हैं। भेटिया जनजाति में युवा गृह को रंग भंग बोला जाता है। उरांव जनजाति में जो खट्टा के त्यौहार पर सभी स्त्रियां और पुरुषों को स्वतंत्र यौन संबंधों का अवसर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल गधेड़ो किस जनजाति में मिलता है मेनली, तो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा किस में मिलता है, तो ये भील जनजाति। ये पीजीटी 2005, 2009, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, कितना इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुछ जनजातियों में किसी लड़की से विवाह करने के पूर्व लड़का द्वारा अपने शक्ति का जो प्रदर्शन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको क्या बोला जाता है? परीक्षण विवाह बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? परीक्षण विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युवा गृह जो होता है जनजातियों में, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यौन शिक्षा, मनोरंजन, साथ रहने की भावना, उत्तरदायित्व का सहभागी होना। तो युवा गृह में क्या होता है कि इसमें सिखाया जाता है अविवाहित पुरुष और स्त्री को कि वो अपने उत्तरदायित्व का किस प्रकार से सहभागी रूप में पालन करते हैं, ये सिखाया जाता है। ये आपका पीजीटी 2010 के क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या जनजातीय समुदाय में मुख्य रूप से समस्या नहीं है? तो देखिए, जनजातीय जो समुदाय होते हैं उनमें आपको अज्ञानता, निरक्षरता, गरीबी, महिला भ्रूण हत्या, इसमें बोला है कि कौन सा समस्या नहीं है। तो अगर जनजातीय समाजों की बात की जाए तो वहाँ पर शिक्षा का अभाव रहता है, वे अज्ञानता के अंधकार में जी रही है। अशिक्षा के कारण वे अनेक अंधविश्वासों और जो कुरीतियाँ हैं उसका पालन करता है। ठीक है, लेकिन जो आदिवासी लोग हैं उनको आधुनिक शिक्षा के प्रति भी वो उदासीन रहते हैं, लेकिन उनके अंतर्गत ये महिला भ्रूण हत्या, ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। निरक्षरता है, उनमें गरीबी है, अज्ञानता है, लेकिन जो महिला भ्रूण हत्या है ये तो प्राय शिक्षित समाजों में ही देखने को मिलती है, लेकिन उनके अंतर्गत देखने को नहीं मिलेगी। तो आई होप आप लोगों को आज का क्वेश्चंस का सीरीज इम्पॉर्टेंट लगा होगा। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। इवनिंग के 6 PM में आप लोग टेलीग्राम पर रेडी रहिए, वहाँ पे आपको टेस्ट होगा। टेस्ट का टॉपिक जो है वो ग्रुप में सेंड कर दिया गया है। इसी प्रकार से मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।